Welcome to Gyasam Academy. कोनिक सेक्शन इसलिए हम टॉपिक चूज किए हैं क्योंकि हमें इस टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की हैं एनसीईआरटी वगैरह में, लेकिन जो फाउंडेशन कर रहे हैं या जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है उनके लिए थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो कोनिक सेक्शन है वो होता क्या है, कैसे हम इसको सोचेंगे, कैसे करेंगे, क्या पैटर्न अपनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब वो सारी चीज़ों में सबसे पहले होती है कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसमें कौन से टर्म्स अप्लाई होने हैं। ये सारी चीज़ें हमें मेजर जो हैं वो ध्यान रखनी होती हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। ओके, कोनिक सेक्शन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है नॉर्मली वो होती है द कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ डबल कोन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन ये समझ में नहीं आई होगी तो हम कोई दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है उसे देख लो। जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे है। जैसे नॉर्मली 10th क्लास में तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों ने क्या किया होगा, नेचर ऑफ रूट्स निकाले होंगे कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो हम इसी चीज को लिंक कर रहे हैं कोनिक में। अगर मैं कोनिक की डेफिनेशन की बात करूं इस लैंग्वेज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कोनिक की जो डेफिनेशन यहाँ देंगे वो होगी कि कोई ऐसी इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हो और क्वाड्रेटिक हो, उसी को हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें दो वेरिएबल है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोनिक। ठीक है, ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या थी, इंटरसेक्शन किसी प्लेन का और डबल कोऑर्डिनेट का, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलते हैं, वो कोनिक होता है। ठीक है, जो मैंने रफ कर दी है उसका पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उन सब का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। ओके, अब ये हो गए नॉर्मली डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, देखना सिंपल ये है कि ये चीजें आती कैसे हैं, ये जो इक्वेशन है ये क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन आती कैसे, अगर ग्राफिकल डेफिनेशन की बात करूं तो वो हम कैसे समझाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक कोई फिक्स पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज पढ़ते हो किसी रेफरेंस में पढ़ोगे, जो रेफरेंस होगा वो कोई फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट, जैसे सर्किल ही पढ़ते हो, सर्किल का जो फिक्स पॉइंट होता है, जो लोकस बनाते हैं, वो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है। तो यहाँ भी सर्किल एक कोनिक ही है, तो यहाँ पर भी एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा कामा बीटा, और इस पॉइंट को मैं एस कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक कर्वेचर ले रहे हैं। अब ये कर्वेचर क्या होगी मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक शॉर्ट कर्वेचर कंसीडर की है। इस पर कोई मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है इस पूरी कर्वेचर पर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब कहीं भी आ सकता है। तो वो जो पॉइंट है नॉर्मली मैं कंसीडर कर रहा हूँ एच कामा के। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले रहा हूँ लाइन इस एक्सिस के। अब एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन ऑफ एक्शन जिस पर फोकस हो उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग तो वहां समझाएंगे हर केस में। एक्सिस ऑफ कोनिक अभी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्या होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्किल होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसी नाम वहां पर कोनिक का वो नाम डाल देंगे। तो एक्सिस ऑफ कोनिक क्या होता है, ऐसी लाइन ऑफ एक्शन जहां पर हमारा फोकस लाई करता है उसी को एक्सिस बोलते हैं। उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
अब ये जो डायरेक्टली से होती है, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशंस ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें p और s को मिला देना है। ठीक है, मैंने p और s को मिला दिया, सिंपल, मैंने p और s को मिला दिया। ठीक, और एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया इस पर, इसको मैं m कर दे रहा हूँ जो पॉइंट है, और ये ps हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे कि जो रेशियो होता है किसी एक कोनिक के लिए, जो ps अपॉन pm होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, किसी एक कोनिक के लिए, और इसी कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्री? ठीक है, अब इससे हम लिख क्या सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ इस कर्वेचर पर, ये जो कर्वेचर है हमारी, इस कर्वेचर पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, P1 ले लिया मैंने, इधर P2 ले लिया। ठीक है, P2 को S से मिला दिया मैंने, और P1 को मैंने S से मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने P1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पर ड्रॉ कर दी, P2 पॉइंट से भी मैंने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दी, और इन पॉइंट्स को मैंने M2 मान लिया, और P1 से जो लिया वो मैंने M1 मान लिया। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो PS अपॉन PM होगा इक्वल आएगा P2S अपॉन P2M2। दूसरा इक्वल टू आएगा P1S अपॉन P1M1। मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कि PS अपॉन PM इक्वल टू होगा P1S अपॉन P1M1 इक्वल टू होगा P2S अपॉन P2M2। ये हमेशा किसी एक कोनिक के लिए कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये चीज आती कैसे है? ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनको हम बता देते हैं, तब ये चीज आगे डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन कैसे आती है, जनरल ये वाली इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स को समझा देते हैं। अब टर्म्स समझाने के लिए हम नॉर्मल तुम लोगों ने जो पढ़ रखा है पैराबोला वगैरह, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म नहीं ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ले करके हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ठीक है, तुम्हें पता है पैराबोला की 4 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो पढ़ चुके हो। दूसरी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस में, और अगली होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगली होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनका वर्टेक्स 0,0 होता है। तो एक फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, उसी पर हम सारे जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे कोनिक में वो समझा देते हैं। तो ये जो कोनिक है इसमें वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर कुछ भी डालो हमेशा रिजल्ट एक्स क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह आएगा। ठीक, ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला टर्म्स होगा फोकस। फोकस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फोकस होती क्या है। फोकस एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, उस वो जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी कोनिक की या कर्व की लोकस बनती है, पाथ बनता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फोकस। उसे मैंने अभी अल्फा कामा बीटा कंसीडर किया था। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा वर्टेक्स। पहला पॉइंट मैंने बताया फोकस, फोकस इज अ फिक्स पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट मैंने बोला वो है वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है, उससे पहले एक्सिस की बात कर लेते हैं, फोकस के बाद एक्सिस। एक्सिस क्या होगा, वो लाइन जिस पर फोकस लाई करता है उसी को बोला जाता है एक्सिस। तो ये इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात फोकस एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस ही होगा पैराबोला का जो भी है, क्योंकि फोकस वहीं पर लाई कर रही है। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसे ऑफ पैराबोला कर लो, क्योंकि अब मैंने बता दिया है होता क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एग्री, एक्स एक्सिस है। अब वर्टेक्स क्या होगा, कोई भी कर्व, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी कर्व, ठीक, कर्व कैसा भी हो,
जिस एक्सिस को कट करेगा, जहां पर कट करेगा कोई भी कर्व, एक्सिस ऑफ कोनिक, अब पैराबोला है तो ये पैराबोला इसके एक्सिस को जहां कट करता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये कर्व कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात ये ओरिजिन ही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। एग्री, इसे हम वर्टेक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, 0,0। जरूरी नहीं हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना हो, ठीक है। जो आईआईटी के बच्चे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनके लिए एक जनरल फॉर्म होगी, उसी से हम उसको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। अभी हम सिर्फ डिफिनीशंस की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स समझ में आ गया होगा। अब वर्टेक्स के बाद हम बात कर लेते हैं, एक्सिस हो गया, फोकस, वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद हम बात कर लेते हैं फोकल कार्ड या कार्ड की। पहले कार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कार्ड क्या होगी, तो तुमने सर्किल में पढ़ा होगा कार्ड क्या होती है, कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट आता है उसी को कार्ड बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात, कोई भी कोनिक हो तो यहाँ से यहाँ जो पास कर रही है उसी को हम बोल देंगे कार्ड। ये हो गई कार्ड, बढ़िया। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा या डिफिनीशन आएगी वो हो जाएगी फोकल कार्ड। तो फोकल कार्ड नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फोकल कार्ड, फोकल का मतलब होता है फोकस, ऐसी कार्ड जो फोकस से पास करे उसी को बोल देंगे सिंपल फोकल कार्ड। ये तो इनफाइनाइट कार्ड्स हो सकती हैं भाई, फोकस से पास करते हुए कई हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे फोकल कार्ड, ठीक। ये हो गई हमारी फोकल कार्ड। अब उसके बाद बात करते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, ऐसी कार्ड, ठीक है, जो फोकस से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, उसी को बोला जाएगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है। ऐसी फोकल कार्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ कोनिक के, उसी को बोला जाता है फोकल, सॉरी लेटस रेक्टम। एग्री। अब उसके बाद जो अगला टर्म्स इसमें हम पढ़ सकते हैं, डायट्रिक्स। डायट्रिक्स क्या होगी, वर्टेक्स से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, और लेटस रेक्टम के पैरेलल उसी के पीछे उतना ही डिस्टेंस पर जो भी लाइन होती है उसी को डायट्रिक्स बोला जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बताया है कि डायट्रिक्स क्या होती है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, और लेटस रेक्टम के पैरेलल वर्टेक्स से पीछे जो लाइन आती है, और वो लाइन जो होगी वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक, ठीक है, उसी को डायट्रिक्स बोला जाता है। किसी भी कोनिक में यही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डबल ऑर्डिनेट। किसकी बात कर लें, डबल ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई होती है, एग्री। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, सिंपल है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या हो गई, सिंपल डबल ऑर्डिनेट। इधर हो गई, यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर कर दी है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसी को बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, एग्री। ये भी हो गई, ये भी परपेंडिकुलर है, जिसे भी डबल ऑर्डिनेट बोला जा सकता है, एग्री। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि जो डबल ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर जो भी लाइन है वो डबल ऑर्डिनेट होगी। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि क्या लेटस रेक्टम को डबल ऑर्डिनेट बोला जा सकता है, हाँ बोला जा सकता है, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही वही है कि जो लाइन परपेंडिकुलर हो एक्सिस को, उसी को बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। लेकिन जो डबल ऑर्डिनेट है वो लेटस रेक्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम हो, बट लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट, मतलब सबसेट बोल सकते हो लेटस रेक्टम को, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस थी, जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने बता दी है लगभग। और अब हम थोड़ा बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन में, कि कोई भी कर्व जो बनता है वो उसकी जो जनरल इक्वेशन आती है वो कैसे क्या होगी। अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वही जो फिगर पीछे मैंने बनाया था उसी फिगर के आगे हम चलेंगे। अब वो फिगर क्या बनाया था मैंने, एक फिक्स पॉइंट दे दिया था जो कि अल्फा कामा बीटा था, एक कर्वेचर डाल दी थी जिस पर एक पॉइंट पी मान लिया था, उसको मैंने माना था एच कामा के, ठीक है, क्योंकि आगे लोकस ले लेंगे वो एक्स का एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो गया डायट्रिक्स हो गया,
मैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ये एक्सिस बना दो, या ये सब रहने दो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एक फिक्स पॉइंट कर दिया और पी और एस को मिला देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे जो कि एम होगा, और एस हो गया, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फिगर मैंने पीछे बनाया था। तो क्या लिखा था मैंने, पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, ये आ गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पी एस निकालना है। पी एस क्या है, सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पी एस क्या आ जाएगा, पी एस सिंपल आ जाएगा हमारा एच है, एच माइनस अल्फा, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो क्योंकि डिस्टेंस है, इक्वल टू ई इंटू पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि कोई एक लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट होता है वो x1 कामा y1 होता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन उसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि होगा d। ठीक है, अब d इक्वल टू होता क्या है, सबने पढ़ा है, ये होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, ये हो गया सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ डाल दो, तो पीएम किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर पॉइंट एच कामा के इस लाइन में डाल दो, तो ये सिंपल आ जाएगा ए एच प्लस बी वाई प्लस सी, बी वाई की जगह बी के, सॉरी यहाँ हो जाएगा बी के प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट करना है रिमूव, तो अंडर रूट रिमूव करने के लिए क्या करोगे, सिंपल जो इक्वेशन आई है उसका कर दो स्क्वायर दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आ सकती है, वो आएगी सिंपल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, या यहाँ पर h कामा k है तो उसे लिख सकते हैं h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस या k माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, या अभी ये सब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, अभी ये चीज हम कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो ई स्क्वायर कर देते हैं ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक, इसे हमने कर दिया। अब इसी चीज को हमें करना है सॉल्व, यहाँ भी अंडर रूट हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। एग्री, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर कर दिया है, तो ये कर दिया। अब इसी चीज को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम थोड़ा रफ कर रहे हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, तो रफ करते हुए मैं कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मैं यहाँ छोड़ दूंगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एच स्क्वायर आ सकता है, तो एक काम करेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर डाल देंगे, बाकी जो कॉमन होगा सारे टर्म्स एक तरफ ला रहे हैं, प्लस के स्क्वायर के साथ जो भी आए, प्लस एच के साथ कुछ आएगा यहाँ पर, और उसके बाद एक्स के साथ कुछ आएगा, और सिमिलरली के साथ कुछ आएगा, और प्लस कांस्टेंट कुछ टर्म्स आएंगे इक्वल टू 0। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आएगा, सब लोग इसको घर पर ट्राई कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एच स्क्वायर के साथ आएगा उसको मान लो ए, के स्क्वायर के साथ जो आएगा उसे मान लो बी, ठीक, यहाँ पर जो आएगा उसे मान लो 2h, ये h दूसरा है तो कैपिटल कर लो। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को हम मान लेंगे 2g, या फिर हम इस चीज को मान लेंगे 2f, और बाकी जो टर्म्स हैं उसे c मान लेंगे। अगर एच के में प्रॉब्लम हो, जो यहाँ फिगर मैंने बनाया था h कामा k, तो सिंपल उसे x और y ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर h और k का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। भाई हमें समझाना था, मैंने समझा दिया क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना था, तो ऑब्वियस सी बात है एच के की जगह
ये हम लोग एक्स वाई लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी इसके अकॉर्डिंग वो आएगी ए एच स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2h एच के प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इसका ले लेंगे लोकस। जब लोकस कंसीडर करते हो तो h हो जाता है x और k हो जाता है y। तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h, अब स्मॉल कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई ले लिया मैंने, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सिंपल आ गई इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक है, इसे बोला जाता है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। कोई भी कोनिक हो सकता है ये। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइज करना, किसी भी कोनिक को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, कि ये कोनिक क्या क्या हो सकता है। हम जनरल पर जा रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात करेंगे जब हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, सर्किल पढ़ाएंगे, इलिप्स पढ़ाएंगे, हाइपरबोला पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल हाइपरबोला पढ़ाएंगे, वहां पर हम स्टैंडर्ड और जनरल दोनों को कैटेगराइज करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं रफ करता हूँ। अब ये जो जनरल इक्वेशन आई है कोनिक सेक्शन की, ठीक है, ये क्या क्या हो सकती है तो उसको समझ लो, ये क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले ये हो सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी हो सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ऐसी जनरल इक्वेशन जिसमें दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी। वो कैसे आता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात, दो लाइन का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी कोई लाइन आएगी। ठीक है, दूसरा जो पढ़ना है हमें यहाँ पर वो पढ़ना है सर्किल, जितने भी टाइप के सर्किल पॉसिबल है और उनसे जो जो कंडीशन पॉसिबल्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे सर्किल सिस्टम में। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे सर्किल सिस्टम में। एक प्रकार से इसे एक एक चैप्टर बोल सकते हो या यूनिट बोल सकते हो, ये अब इसे डिवाइड करेंगे आगे चल के। फिर ये अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एलिप्स, मतलब ये एलिप्स भी हो सकता है। ये जो था ये पैराबोला भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, और ये हाइपरबोला भी हो सकता है। चलो हाइपरबोला भी मैंने लिख दिया। अगला ये हो सकता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। मतलब ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखी है इसमें से कोई भी हो सकती है। तो अब दिक्कत ये आ रही है हम इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया ये है क्या। ठीक है, इन छह में से ये क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा फिर से। उसके लिए क्या होता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है कोनिक की, बस दो वेरिएबल में है। क्लियर है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट में जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से, और वन वेरिएबल में हम लोग इसको कैपिटल डी से या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आता है वो आएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब सबको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है इसका मतलब क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो होता था बी स्क्वायर माइनस ए सी, 4ac। अब करना क्या होता था भाई, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था इससे कंपेयर करते थे, इसमें डाल देते थे। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पर डी क्या आ सकता है, डी आपका पॉजिटिव आ सकता है, डी नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। यही तो पॉसिबिलिटीज हैं भाई, हमें से देखना है कितना आ रहा है उससे थोड़ी मतलब है। अगर डी पॉजिटिव आता था डी, तो ये जो रूट्स होते थे वो होते थे रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होते थे वो रियल होते थे और अलग अलग होते थे। डी इक्वल टू 0 है तो ये रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, दोनों रूट एक ही होंगे। और ये क्या आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ निगेटिव आएगा जब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये यूज करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है
लेकिन तुम्हें 12 तक सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही रखना है। जब आगे तुम लोग मैथ पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथ वगैरह या ग्रेजुएशन मैथ, तो वहां पर तुम्हें हर चैप्टर में यूज कर सकते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हर चैप्टर में नहीं यूज कर सकते हो। अभी इस चीज को तुम मानोगे कि ये हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनको इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं निकालने हैं हमें। यहाँ पर जो x की वैल्यू चूज करनी है, किसी भी चैप्टर की बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर छोड़ के, तो वहां पर हमें करना क्या है, सिंपल वहां पर जो हमें देखना है कि रियल रूट्स वाले वैल्यूज को ही हमें फोकस रखना है, ठीक है। बाकी जब इंजीनियरिंग वगैरह करना तुम लोग, तो वहां पर ये सब करना ही पड़ेगा। फोरियर सीरीज हो या टेलर सीरीज हो, वो आगे की बात है, वो जब जाना तब करना, ठीक है तुम लोग। तो ये चीज हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट का मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, तो इसको भी तो हमें वही काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। मतलब जो इक्वेशन जनरल होगी, जो देगा, अभी क्वेश्चन में करा दूंगा इस पर, जो जनरल इक्वेशन है कोनिक की, ठीक है, उससे कंपेयर करोगे, सारी वैल्यू निकालना, कंपेयर करके ए बी एच जी एफ सी, ठीक, इसमें डाल देना। जब यहाँ ये वैल्यू डालोगे तो पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज आएंगी या तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी, या फिर नॉट इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं ब्रेक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि डेल्टा पॉसिबल क्या है, 0 पॉसिबल है या कुछ और वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर रिकॉग्नाइजेशन में डेल्टा 0 आ गया, सपोज दैट डेल्टा क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो ये 100% जो भी इक्वेशन होगी कोनिक की, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन गिवन जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0 will be a pair of straight lines, या will be pair of straight lines, pair of straight lines। मतलब वो 100% जो भी इक्वेशन दी है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मतलब दो, इसमें दो लाइनें हैं जिनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब वहां पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और भी कंडीशन बन सकती है। अब लाइन आ गया, तो लाइन तो ऑब्वियस सी बात है क्या क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, तो उसकी भी कंडीशंस पढ़ेंगे। लाइन पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, कोइंसाइड भी हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो वो हम जब ये टॉपिक प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे क्या होती है फर्दर कंडीशंस, हमारी क्या क्या बनेंगी, ठीक है। चलो, अब आगे क्या है, आगे अगर डेल्टा 0 आ गया, अगली कंडीशन, इफ डेल्टा 0 आया तो पेयर हो गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तब क्या होगा, ठीक है। तब हमें सर्किल के लिए कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b, ठीक है, और h इज इक्वल टू 0 है, तो हमें हमेशा क्या होगा, सर्किल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन सकती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, h टर्म 0 है तो ऑब्वियस सी बात ये टर्म यहाँ नहीं आता है, तो वो आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सिंपल हो गई सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेशन से पहले हमें सोच के क्या रखना है, सिंपल ये सोच के रखना होता है कि जो a और b है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक। कैलकुलेशन से पहले, मतलब सेंटर जैसे निकालना है या रेडियस निकालना है, तो उससे पहले इसे तुम्हें 1 बनाना पड़ेगा। ये तो 100%, ये दोनों क्या होने चाहिए, 0। मान लो कोई एग्जांपल ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मैंने कुछ भी लिख दिया, तुम अपने हिसाब से कुछ सोच लेना, 5y माइनस 9 कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन सर्किल की है, बट सेंटर जब निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसे तुम्हें 1 बनाना है। नॉर्मल मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा माइनस 9/2 इक्वल टू 0। तो अब इसका सेंटर और रेडियस सोचोगे, ठीक है। तो वो डिटेलिंग हम करेंगे सर्किल सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया। हम सिर्फ अभी कंडीशंस बता रहे हैं कि कोई भी कोनिक तुम रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। अगला
इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो 100% पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला होगा। अगला, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलिप्स। ठीक है, अगला, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो हमेशा 100% हाइपरबोला देगा। अगली लास्ट कंडीशन, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 and coefficient of x square means a and coefficient of y square means b must be 0, तब ये 100% रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये तो हो गया रिकॉग्नाइज करना किसी भी कोनिक का। ठीक है, अब सबके लिए सेंट्रिसिटी लिखना चाहते हो तो लिख लो। स्ट्रेट लाइन के लिए जो सेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब कैलकुलेशन में यूज करते हो तो इन्फिनिटी को हमेशा क्या माना जाता है, 1/0 फॉर कैलकुलेशन। एग्री, 1/0 लेकर चलोगे। सर्किल के लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी इसी के आगे समझ सकते हो 0 होती है। ठीक है, उसके बाद जब एलिप्स की बात करें या पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, क्योंकि उसका कर्वेचर जब हम पढ़ेंगे तो अब समझाएंगे 1 क्यों आती है, इसकी इन्फिनिटी क्यों आती है, इसकी 0 क्यों आती है, इसकी 1 क्यों आती है। हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 क्यों आएगी, और रेक्टेंगल हाइपरबोला ही है तो इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक हैं, ये कैसे कम आता है तो वो हम सब डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक में ध्यान से। तो ये तो हो गया सिंपल, हो गया तुम्हारा रिकॉग्नाइज करना। तो इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सिंपल, कि एग्जाम्पल कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल में कोई भी चीज लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से सोच लो, या जो मैं लिख रहा हूँ वही सोच लो। कैसे चेक करेंगे कि ये गिवन जो भी इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन में हम लोग सिंपल मान लेते हैं कि जो एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, तुम लोग अपनी मर्जी से लिख करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x माइनस 5y, मर्जी से लिखो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैंने कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर जो आपकी जनरल इक्वेशन थी, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ऑब्वियस सी बात कंपेयर करके सारी वैल्यू लिख लो। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई यहाँ नहीं लिखा है मैंने, तो लिख लो। इसको करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड कर लो 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2h इक्वल टू किसके है, 2 के, क्योंकि xy नहीं लोगे। 2x इक्वल टू 2, तो सिंपल h इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। 2g किसके इक्वल है, 4 के, तो यहाँ लिख लो 2g इक्वल टू 4, g इक्वल टू 2। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि तुम लोगों को समझाना था इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 2f किसके इक्वल है, 2f इक्वल टू -5 है, तो f इक्वल टू -5/2 आ गया। कांस्टेंट कितना है, सिर्फ 6 है, तो c की वैल्यू आ गई 6। ये सारी वैल्यू आ गई। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना है, डेल्टा। डेल्टा क्या था, सिंपल याद कैसे रखना है, अल्फाबेटिक याद कर लो, ए बी सी एक साथ आएंगे प्रोडक्ट में, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, ये भी देखो अल्फाबेट के हिसाब से है। अब इसका प्रोडक्ट माइनस ए एफ स्क्वायर, बस याद रखना दूसरे वाले का स्क्वायर होगा, माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो ए बी सी का मतलब हुआ 1 इंटू 1 इंटू 6 प्लस ट्वाइस एफ की वैल्यू कितनी है, -5/2 डाल देंगे, इंटू जी कितना है 2 और एच कितना है 1, बहुत बढ़िया, माइनस ए इज 1, एफ की वैल्यू कितनी है -5/2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया,
माइनस बी कितना है 1, जी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, माइनस सी 6 है, एच की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दो। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 1 इंटू 6 कितना हुआ 6 हुआ, ऑब्वियस सी बात है 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 बचा नॉर्मली, तो 2f(g(h) की वैल्यू आ गई 10। अगला क्या है, -5/2 का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में ही आएगा, 25/4 और यहाँ से आ जाएगा -4 -6। अब इसको सॉल्व करो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा आ गया है निगेटिव, वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमें देखना है वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है बस। तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर लिखोगे हेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अब चैलेंज क्या है भैया, डेल्टा जब नॉट इक्वल टू जीरो था तो क्या क्या हो सकता था, वो हो सकता था सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, क्यों, क्योंकि ये सर्किल नहीं हो सकता है, सर्किल में ये जीरो होना चाहिए था, ये तो जीरो है नहीं, तो एक चीज पता चल गई देखते ही, ये सर्किल नहीं हो सकता है। पहले इक्वेशन देख के हम बता सकते थे कि सर्किल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाई आ चुका है, सर्किल की जनरल इक्वेशन में एक्स वाई नहीं आता है। वो कैसे नहीं आता है, वो जब हम प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सर्किल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाला, ए इक्वल टू बी तो है बट h नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए सर्किल नहीं है। अब इसीलिए हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी की बात करनी है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लो। अब ये क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं, कैलकुलेट कर लो, एच स्क्वायर का मतलब वो 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी का मतलब हो गया दिस, तो ये क्या आ गया सिंपल, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो अपनी कंडीशन चेक करना जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा, जीरो, जीरो आएगा तो ये क्या देगा, पैराबोला। तो समझ में आ गया ये क्या आ गया, पैराबोला। अब ये जो पैराबोला आया है ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं जो तुम लोग पढ़े हो 11th में। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, उसके लिए हमें फर्दर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा तुमने कि एक पैराबोला यहाँ पर ऐसे है जो वर्टेक्स है 0,0 है, एक पैराबोला ऐसा है, ठीक है, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक पैराबोला ये है वर्टेक्स वही है, और एक्सिस क्या हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, और अगला वाला ऐसा बना होता है। तो ये जो चार केस पढ़ा है वो नहीं आएगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है, वो आएगी जनरल इक्वेशन, ऐसी कुछ आएगी। तो उसका हमें फोकस कैसे निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालनी है, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ से फिक्स पॉइंट कहाँ आ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग ये लोकस बनेगी, यहाँ कहीं आ सकती है, तो ये तुम्हारी फोकस हो गई, ठीक है, यहाँ पर फोकस हो सकती है। वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और जो पैराबोला है एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं वो वर्टेक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स कितना, इतना ही पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम भी ऐसा आएगा, फोकल कार्ड ऐसी चली जाएगी, मतलब ओवरऑल वही है, उतना पैराबोला उतने डिग्री से मैंने टर्न कर दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो एक लाइन होगी, वो जनरल फॉर्म की आएगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है उसमें जनरल फॉर्म नहीं आती है, उसमें आती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए या फिर y इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक, वो डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो तुम्हें जो पढ़ना है वो जनरल केस पढ़ने हैं, जनरल से ही तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, तो हमें उस तरह अपने माइंड को सेट रखना है, क्लियर है, तो उस तरह अपने को हम तैयार करेंगे। अगला है सेंटर कैसे निकालेंगे। मान लो तुमको ये सब नहीं बोला कि भैया ये हमारा कोई कोनिक था, ठीक है, अब इसका हमें निकालना है सेंटर, क्या करना है, सेंटर निकालना है इसी कोनिक का। तो यहाँ पर हम थोड़ा हायर मैथमेटिक्स यूज करेंगे, जो अभी तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पढ़े हो, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की। अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होगा, अभी जो तुम लोग 11th 12th में जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट में क्या होता है, जो भी डिफरेंशिएशन है वो वन वेरिएबल में है, जैसे कोई भी फंक्शन है वन वेरिएबल में, x में है तो x में, y में है तो y में, ठीक है, और t में है तो t में, वो अलग मैटर है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करते हो
तो किसी फिक्स जो भी एक सिंगल वेरिएबल में उसी के रेस्पेक्ट में करते हो। तो उस डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा, जैसे y मैंने यहाँ कुछ भी ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो भैया ये पूरी इक्वेशन किस में है? सिंपल है, x में है। ठीक है, तो y लिखो या यहाँ पर क्या लिख दो f ऑफ x, मतलब ये हुआ दिस इक्वेशन इज इन सिंगल वेरिएबल। जब सिंगल वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की तरह। तो एक्स स्क्वायर से क्या आता है? साइन 2x। एक्चुअली एक्स की जगह जो वैल्यू होती है वो डाल देते हैं, चेन रूल, और इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि एक्चुअल एक्स की जगह क्या है? साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x आएगा। एंगल के अंदर अगर कुछ होता तो उसका भी करते, बट यहाँ x है, x का 1 होता है, खत्म। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx से। आई होप एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। अब अगला होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? जब इंजीनियरिंग करोगे तुम लोग तो वहां तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो मर्जी करे वो लिख सकते हो। ठीक है, वहां क्या होता है? जो भी गिवन फंक्शन होगा वो दो वेरिएबल में होगा या दो से ज्यादा होगा, 2 या 3 वेरिएबल। ठीक है, तो मान लो कोई जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा था, तो ये इक्वेशन कितने वेरिएबल में थी? 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में है x और y। तो यहाँ पर इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं रहने दो, मैंने इक्वेशन लिखी है। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? तो दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल आ गए, जब उस समय जब डिफरेंशिएशन होता है तब उसे बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसको करने के लिए सिंपल करना वही है, कोई टफ नहीं है। अब यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज करते हैं या डी कट यूज करते हैं, मर्जी तुम्हारी, जो मन करे वो रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो सपोज मुझे डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है। क्या करना है? डेल एक्स अपॉन डेल एफ। तो जब हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे तो उस केस में y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y treated as a constant, y treats as a constant, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जैसे कांस्टेंट होता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? तो सिंपल एक्स स्क्वायर का जैसे करते आए हो 2x। अब वाई स्क्वायर मैंने बोला एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ऑब्वियस सी बात ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ से 2y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x का क्या हो जाएगा? 1, तो 2y बचा। ठीक है, अब 4x का 4 बचेगा। अब माइनस 5y 0 हो जाएगा बिकॉज y ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, प्लस 0 क्योंकि 6 ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये आ गया तुम्हारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स सिंपल, ये हो गया पार्शियल। तो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, तो दूसरे वेरिएबल में तुम्हें करना क्या है? डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ऑब्वियस सी बात है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? डेल वाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि x को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, जैसे यहाँ किया था वही उल्टा हो गया, तो x को 0 कर दिया। वाई स्क्वायर का सिंपल क्या आ जाएगा? 2y, और 2x एज अ कांस्टेंट काम करेगा और y का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला 4x 0 की तरह बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस 5 इंटू 1 क्योंकि y का 1 हो जाएगा और प्लस 0। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ गया? डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ गया 2y प्लस 2x माइनस 5। अगर यही z भी होता तो आगे क्या करते हैं? अगला कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल z करते। जब अगला 3 वेरिएबल आते हैं तो x और y कांस्टेंट की तरह काम करता, बाकी z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना। तो ये तुम लोग जब हायर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करोगे वहां पर तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव हमें करने कैसे होते हैं। बट अभी हमें सेंटर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉनिक सेक्शन में मैक्सिमम कितने वेरिएबल आ रहे थे? 2 आ रहे थे। अब ये जो 2 वेरिएबल हैं, इन 2 वेरिएबल को ऑब्वियस सी बात है पार्शियल से कर देंगे, सेंटर निकल आएगा। अब हमें सेंटर निकालना है, तो एक इक्वेशन हमारी आई है ये, ठीक, क्योंकि मैंने वही इक्वेशन जानबूझ के ले ली थी ताकि हम समझा भी सके और सेंटर भी निकालें।
और तुरंत डेल एफ अपॉन जो भी कोनिक सेक्शन दे, तुम्हें वहां रिकॉग्नाइज नहीं करना है कि कोनिक सेक्शन क्या है। पूछा भी है इस कोनिक का, तुम्हें सेंटर बताना है, तो सेंटर के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो, ठीक है, उनको कर दो इक्वल के 0 के। तो इसका मतलब आगे तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स मस्ट बी 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 कर दोगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी डेल एफ अपॉन डेल वाई वो आएगा 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो क्या इसका सेंटर पॉसिबल है। अब ये तो नॉर्मल तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड हो गया। 10th स्टैंडर्ड में इन दोनों का सोल्यूशन ही क्या देगा, इक्वेशन बना लो 1, इसको बना लो 2। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 तुम्हें पता है x, y मिल जाएगा, वही तो सेंटर होगा। बट यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, अब 10th क्लास में अगर तुम्हें पता है कि अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है, नॉट इक्वल टू c1 by c2 के है, तो दोनों लाइन क्या देंगी, नो सॉल्यूशन। याद होना चाहिए सबको, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों देती हैं, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है उनका स्लोप क्या है, सेम है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब कोई दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई दो लाइन है, उनमें एक कॉमन पॉइंट है जो इस लाइन के लिए भी सेटिस्फाइंग है और इस पॉइंट के लिए भी सेटिस्फाइंग है, तो उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये केस कौन सा है, एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। 10th क्लास में पढ़ा होगा सब लोगों ने। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन सिंपल क्या होती है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। और अगला जो होता है उसे बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, कि कोई दो लाइनें हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, मतलब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट कॉमन है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको क्या है, कॉमन है, इसलिए इसी को बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये सब 10th क्लास है। तो यहाँ से तुम लोग क्या देख रहे हो कि अगर हमारा पीछे का जो मैथमेटिक्स है 10th स्टैंडर्ड तक या 11th तक अगर वो अच्छे से प्रिपेयर है, तो उसी के आगे ब्रांच होती है। जैसे अभी इन डिफरेंशिएशन में मैं पढ़ा रहा था, तो डिफरेंशिएशन तुम्हारी मैथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल तक है, dy by dx तक, जो यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे इंजीनियरिंग मैथ या ग्रेजुएशन मैथ में जाते हो, तो वहां पर ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है, वहां जाओगे तो इंटीग्रेशन जैसे तुम लोग पढ़ते हो, तो वहां भी वो चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, वहां पर मतलब फर्दर उसी के ऊपर, जैसे नहीं तुम लोग नीचे से ऊपर जाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हो। 8th क्लास तक मैथ तुमने पढ़ा, फिर 9th 10th पढ़ा, फिर उसके ऊपर 11th पढ़ रहे हो, अब 12th पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें एक स्टेप वाइज चलना है। अगर पीछे की मैथ तुम्हारी तैयार है, तो ऑटोमेटिक आगे की मैथ बहुत जल्दी समझ में आएगी। और मैथ वगैरह बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं होती है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर तुमने अच्छे से सीक्वेंस से पढ़ा है चीजों को, तो पहली चीज तो कभी भूलोगे नहीं, दूसरी चीज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत नेसेसरी होता है मैथ में, कि ये नहीं कि हम 11 छोड़ दें और डायरेक्ट में 12th में जंप करा दूं और 9th 10th 11th तुम्हारा सफा है, तो सब कुछ सफा ही रहेगा। इसका मतलब तुम्हारे पीछे की ब्रांचिंग उसी से देख रहे हो। यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर ये पीछे का नहीं सोल्यूशन इसका आता है, तो आगे थोड़ी कर पाओगे, है ना। तो मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ा दिया गया है और पीछे लिंक कर दिया गया है, बस इतना ही है। तो अपने को किस तरह तुम लोग प्रिपेयर करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही है कि मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका बेसिक पकड़ो। बेसिक इन द सेंस कि पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे 11th में तुम लोग हो, कॉनिक सेक्शन वही मिलेगा, बट जेई के पर्पज के लिए तुम्हारा जो 11th का है सिलेबस एनसीईआरटी में, वो कुछ खास है नहीं, तो इससे तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। तो जब वो पढ़ना शुरू किया, तो पीछे स्ट्रेट लाइन हुआ वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो है क्या, पेयर में क्या हो गई, दो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो दोनों स्ट्रेट लाइन का मिक्सअप ही पेयर हो गया स्ट्रेट लाइन का।
तो भाई जो वहां कर रहे हो वही काम यहाँ कर रहे हो। अभी क्या कर रहे हो यहाँ पर 10th क्लास में दो अलग अलग लाइन ले रहे थे, अब दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। तो भैया कंबाइन करोगे तो अलग अलग लाइन ही तो आएंगी, तो वहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पेयर ऑफ लाइन में एंगल निकालना है, होमोजेनाइजेशन करना है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बस ध्यान रखना है कि पीछे की प्रिपरेशन पर फोकस करना है। जो भी आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत नेसेसरी है 9, 10, 11, 12 की जो बेसिक मैथ है वो। अगर बेसिक मैथ आती है तो ऑटोमेटिक आगे वाली मैथ तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो सेंटर निकालना आ गया होगा सबको, सिंपल कुछ नहीं करना है। जो भी इक्वेशन है कोनिक की उसको f ऑफ x, y मान लो, ठीक है। उसके बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई, दोनों के इक्वल टू 0 कर दो। तो तुम्हें वहां से मिल जाएगा दो इक्वेशन ऑफ लाइन, और दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन का सॉल्यूशन क्या देता है, सेंटर। कभी भी सर्च करना, जैसे मान लो अब तुम लोग विश्वास कैसे करोगे कि सर सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, तो एक सर्किल लेकर दिखा दे रहे हैं। एक इक्वेशन ले लो सर्किल की, तो सर्किल की इक्वेशन के लिए हम लोग कुछ भी मान लें, बस सर्किल होना चाहिए। तो सर्किल में मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो मैं दो टॉपिक एक साथ कवर करता हूँ। तो यहाँ एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। मैंने जानबूझ के ये लिया है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 5 ले लो या कुछ और ले लो, कुछ ऐसा लो जो सॉल्वेबल हो। 10 ले लेते हैं, एग्री। तो अब ये तुम्हारी सर्किल दिख रही है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, a इक्वल टू b है और h भी क्या है 0। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% सर्किल ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें करना है सेंटर निकालना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। अभी मैं लिखूंगा, बट कंडीशन मैंने क्या बोला था शुरू में कि बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ सर्किल सेंटर वी मस्ट इक्वेट या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सिंपल 1 होना चाहिए, ठीक। इसके लिए क्या करोगे, सिंपल इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लो, सिंपल क्या हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, ठीक। अब इसमें बचा क्या है, अब इसमें तुम्हें सेंटर निकालना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अभी पढ़ लो, इस फार्मूला में बताऊंगा ये कैसे आता है, ठीक है। ये तो यहाँ से कंपेयर कर लो। तो जब कंपेयर करोगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g इक्वल टू 3 है तो g कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो माइनस 3/2 हो गया g की वैल्यू प्लस 3/2, बट जब सेंटर वाले कॉन्सेप्ट में डालोगे तो माइनस 3/2, ठीक है। अगला है 2f इज इक्वल टू माइनस 4, तो f इज इक्वल टू माइनस 2, तो सेंटर आ गया तुम्हारा माइनस 3, 2। ये हो गया तुम्हारा सिंपल कॉन्सेप्ट से। सर्किल जब पढ़ोगे वहां से सेंटर निकालना। जो हमने पढ़ाया है उससे देख लेते हैं, पार्शियल से क्या सेम आ रहा है दोनों, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल जो भी इक्वेशन है उसे क्या मान लोगे, f ऑफ x कामा y, तो मान लो। तो इसे हम मान लेंगे f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू, इसमें कॉमन सामन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें जैसा है बढ़िया ताव से लिखो और कुछ नहीं करना है। आंख बंद करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखो, सिंपल डेल एफ अपॉन डेल एक्स जब डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बाकी जो कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट रहेंगे। तो 2x स्क्वायर का सिंपल क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा बिकॉज y एज अ कांस्टेंट काम करेगा। अगला प्लस 6 और ये क्या हो गया 0, ठीक है, और अगला भी 0। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया इक्वल टू 4x प्लस 6। मैंने बोला था ये क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ से x क्या आ गया माइनस 6/4, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/2, ठीक। दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब ये 0, 4y
बहुत बढ़िया, ये 0 तो लिखना चाहो लिख लो, 0 प्लस 6x0 माइनस 8 प्लस 0, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात ये भी क्या होना चाहिए 0, तो 0 इक्वल टू कितना 4y माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, तो y तुम्हारा हो गया 2। तो मैंने क्या बोला था, जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वेशन आती है उन्हीं का सोल्यूशन ही तो सेंटर होता है। तो यहाँ से x कामा y क्या है, वही तो मैंने बोला था सेंटर होता था, पीछे ध्यान रखो। तो सेंटर क्या आ गया 3/2 कामा 2, कोई दिक्कत है दोनों में, हो गया एग्री। तो बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भैया ये कोनिक तुम्हारा कौन है। अब यहाँ तो पता था ये सर्किल है, जो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये सर्किल है तो सेंटर कैसे निकालोगे, मान लो पूछ लिया, कुछ नहीं करना भाई मेरे, सिंपल क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, निकालने के बाद उसका सोल्यूशन कर दो, जो सोल्यूशन आए वही सेंटर होगा, ठीक है। अब जैसे इलिप्स पढ़ते हो तुम लोग, इलिप्स में क्या है सेंटर, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हो ये कि इसका सेंटर तो पता है तुम्हें 0,0, जरूरी थोड़ी है इलिप्स पढ़ो, इलिप्स हम ऐसी भी तो हो सकती है, इसका एक्सिस ये हो गया और ये ऐसे हो गया, मैंने घुमा दिया। तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट करना, ठीक है, कि मतलब कितना भी ट्विस्ट किया जाए, अगर बेसिक क्लियर है तो तुम्हें ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, तो बेसिक पकड़ने की कोशिश करो, मैं बार बार यही बोलूंगा, ठीक है। तो इसको हम टॉपिक वाइज अब पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो पहला जो टॉपिक कॉनिक सेक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम सिंपल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जिसका भी स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर नहीं होगा तो मैं उसको पहले करा लूंगा, तो जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। हम उस टॉपिक को उस हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अच्छे से चलेंगे, पीछे को पकड़ते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसी टॉपिक पर, नहीं। अगर तुम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, तभी जाके आगे हम उसे कर सकते हैं। ये बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार मैथ तुम्हारे समझ में आ गए विद बेसिक, लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कोशिश करना बेसिक पकड़ने की, कोई भी सब्जेक्ट हो बेसिक पकड़ो, ठीक। Subscribe our channel.